हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑपरेशन बंडल। बंडल नोटों की गड्डी को कहते हैं। यही नोटों का बंडल उत्तर प्रदेश के बरेली के एक थाने में दिखा। ये नोट रिश्वत के थे, लेकिन इनको लेकर कोई बंदरबाट नहीं हुई है, बल्कि बेईमानी की रकम को पुलिस वालों ने बड़ी ईमानदारी से एक दूसरे में बांटा। और रिश्वत की रकम को लेकर कुछ पुलिस वालों की ईमानदारी छिपे हुए कैमरे में कैप्चर हो गई। ये सारा बंटवारा बरेली के एसएसपी ऑफिस में हुआ, लेकिन वो सारे चेहरे एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए अब सामने आ गए। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस का वो चेहरा दिखाने जा रहे हैं जिसका चरित्र चोर का है। तो बड़े गौर से देखिए ऑपरेशन बंडल। 10 के 10 आदमी वाले पैसा है वो। ये आदमी नहीं है, सामने का है। अरे उसने नहीं बोलना था, क्यों नहीं बोलना था? हमारा पैसा हम बोलेंगे क्यों? तो बोल यार। उत्तर प्रदेश का बरेली जिले का एसएसपी ऑफिस। कप्तान की नाक के नीचे ये हो रहा है। 10 के 10 आदमी वाले पैसा है वो। ये आदमी नहीं है, सामने का है। अरे उसने नहीं बोलना था, क्यों नहीं बोलना था? हमारा पैसा हम बोलेंगे क्यों? तो बोल यार। पहली नजर में आपको समझ में ना आया हो तो बता देते हैं कि बंद कमरे में ईमान बेचने की ये दुकान सजी है। कंप्यूटर, प्रिंटर, कुर्सी सब रखे हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन का एक एक लम्हा आपको दिखाएंगे। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कानून के रखवालों का ऐसा कारनामा आपने पहले नहीं देखा होगा। जिन पर अपराध रोकने की जिम्मेदारी है, ये उनका ही अक्षम्य अपराध है जो खुफिया कैमरे में कैद हुआ। बरेली में जिले को संभालने की जिम्मेदारी जिन एसएसपी साहब पर है, उनके ही दफ्तर में क्राइम ब्रांच का भी ऑफिस है। और ये उसी क्राइम ब्रांच के ऑफिस की तस्वीर है। जैसे ही कैमरा ऑन होता है, दो लोग दिखते हैं। दोनों के हाथों में नोटों के बंडल हैं। दोनों पुलिस वाले जैसे ही नोट गिनने का काम पूरा कर लेते हैं, कैमरा घूमता है तो पता लगता है कि 6 लोग यहाँ मौजूद हैं। एक जो वीडियो बना रहा है, दूसरा उसके बगल में खड़ा है जिसकी चप्पल दिखी, तीसरा कुर्सी पर बैठा है, चौथा बिस्तर पर लेटा है और बाकी 2 नोट गिनने वाले हैं। नोट गिनने के बाद कुर्सी पर भी नोट रख लेते हैं। खेल यहीं से शुरू होता है। ईमानदारी से बेईमानी के पैसे के बंटवारे में झोल हो जाता है। झोल से झगड़ा शुरू होता है। 10 के 10 आदमी वाले पैसा है वो। क्यों नहीं कहेंगे? 10 के 10 कहेंगे। एक जना टीम में है। अगर हमारे 100 रुपए भी, हम 100 के 100 का भी हकदार हैं। समझ गए? ये उधार के नहीं है कोई, सब टीम में। हमारे पास 100 रुपए भी, हम 100 के हकदार हैं। ये आदमी नहीं है, सामने का है। अरे उसने नहीं बोलना था, क्यों नहीं बोलना था? हमारा पैसा हम बोलेंगे क्यों? तो बोल यार। अरे मेरी बात। अगर टीम में 10 आदमी, 10 का हिस्सा है वो। 10 के 10 आदमी वाले पैसा है वो। ये आदमी नहीं है, सामने का है। अरे उसने नहीं बोलना था, क्यों नहीं बोलना था? हमारा पैसा हम बोलेंगे क्यों? तो बोल यार। ईमान बेचने की मंडी सज गई। नोट देखकर तो बड़े बड़ों का ईमान डोल जाता है। फिर ये तो बेईमानी के पैसे हैं। सारी पोल पट्टी खुलने लगी। एक पुलिस वाला बीच बचाव करने उतर जाता है। 20,000 वाली बात क्या थी सर? बताओ वाली। तुझे आपात भाई ने 20,000 रुपए दिए थे? वो पहले दिए थे वो तो। बात सुन लो पूरी बात। 20,000 रुपए नितिन गुप्ता वाले आए। ठीक है। आज तो किसी को मिला 2 रुपए, किसी को ना हम बताएंगे। उसकी बात सुन लो। वो पैसे एक, उसके बाद एक शराब वाला काम हुआ था जो तुमने कराया था पुष्पेंद्र ने। किसमें से? में से गए। बात सुन लो, राजी वालों में गए। पूरी बात तो सुन लोगे नहीं? पूरी बात सुन लो। बात बताओ। पूरी बात का मतलब समझे। कब कब घूस के पैसे लिए, कब कब लूट के पैसे लिए, पूरा हिसाब किताब खुल रहा है। साख का सौदा करने के बदले जो इन्हें मिला उसकी बंदरबाट पर पगझक हो गई।
तलाशी हुई, कोई 7,000 रुपया कुछ हुआ ऐसे ही जो मुखबिर को देने थे, और उसकी तलाशी में आए। 2,000 रुपए पुष्पिंदर से लिए गए थे वहाँ थाने में। वो मैंने दिलवाया, कोई पैसे की जरूरत पड़ी थी, बोले पुष्पिंदर दे दे, पुष्पिंदर ने अपने पास से लिए थे 2,000 रुपए। पुलिस वाले, शराब बेचने वाले, मुखबिर, सबकी बात रिकॉर्ड हो गई। ऐसा लग रहा है कि क्राइम ब्रांच के इन्हीं अधिकारियों में से किसी को शक रहा होगा कि बेईमानी का पैसा बांटने वाले बेईमानी कर सकते हैं, इसलिए उसने चुपके से रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन खेल हो गया। बरेली क्राइम ब्रांच की एक करतूत सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एसएसपी साहब बोल रहे हैं ये 6 महीने पुराना मामला है। इसमें अभी प्रारंभिक जांच कराई जा रही है जो एसपी क्राइम को दी गई है, और इसमें अभी तक ये निकल के आया है कि ये वीडियो लगभग 6-7 महीने पुराना, मार्च-अप्रैल महीने का है, जिसमें कि कुछ पुलिसकर्मी जो इसमें हैं वो गैर जनपद जिनका स्थानांतरण हो चुका है। इसमें प्रारंभिक जांच कराई जा रही है और जो भी चीजें तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। जिस क्राइम ब्रांच को अपराधियों पर लगाम कसने के लिए बनाया गया, माफिया, तस्कर, सटोरियों के गलत धंधों को रोकने के लिए बनाया गया, उन पुलिस वालों के चेहरे में चोर का चरित्र दिख रहा है। 10 के 10 आदमियों का पैसा है वो, एक आदमी नहीं है, सबका हिस्सा है। अरे उसने बोलना था, क्यों नहीं बोल रहा था? हमारा पैसा हम बोलेंगे क्यों? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और लोकल सर्किल की रिसर्च बताती है कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल 74% लोगों को घूस देना पड़ा, और इनमें 34% घूस पुलिस वालों को दी गई। अब क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की लूट खसोट की जांच करने के लिए बनी टीम 3 दिन में रिपोर्ट देगी, लेकिन उस रिपोर्ट का क्या? जो हो रहा है वो दिख रहा है, और कैमरा झूठ नहीं बोलता। 10 के 10 आदमियों का पैसा है वो, एक आदमी नहीं है, सबका हिस्सा है। अरे उसने बोलना था, क्यों नहीं बोल रहा था? हमारा पैसा हम बोलेंगे क्यों? और अब इस वक्त की बड़ी खबर, बरेली के एसएसपी ने 10 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। एसएसपी ने कहा है इसमें और जो भी कोई दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये वीडियो पाया गया है कि अप्रैल के आसपास के महीने का है, और इसमें उस वक्त तैनात 10 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। सभी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई समानांतर रूप से प्रचलित चल रही है। साथ ही साथ मुकदमा पंजीकृत होने के कारण सभी को तत्काल प्रभाव से इसमें निलंबित भी किए जा रहे हैं, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए जो भी पुलिसकर्मी इसमें सम्मिलित पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी ने एबीपी न्यूज को अपनी यूपी प्लान के बारे में बताया। प्रियंका ने एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत से संकेत मिला कि अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करती है तो प्रियंका मुख्यमंत्री बन सकती हैं। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू प्रियंका गांधी का देखिए। हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर प्रियंका गांधी जी का यूपी का रिवाइवल प्लान क्या है। हमारे साथ खास तौर पर बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली प्रियंका गांधी जी खुद हैं, प्रभारी महासचिव उत्तर प्रदेश की। प्रियंका जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह सुबह आपने मुझे टाइम दिया। जैसा मैंने कहा मैम कि अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर से जमीन पर दिख रही है। पहले मुझे याद है, मैं खुद यूपी का हूं, आपको बता दूं, ये सवाल उठता था कि यूपी में मुगलसराय मेरा बर्थ प्लेस है, तो कि कांग्रेस कहीं दिखती नहीं थी। सपा है, बसपा है, भाजपा है। आप पहली बार सड़कों पे उतरी, आपको लगता है कि क्या पार्टी को अब उतना रिवाइव कर पाएंगी कि 2022 से पहले एक मजबूत विकल्प के तौर पे खड़ा हो सके? देखिए, कोशिश तो यही है कि एक मजबूत विकल्प बने, और आपने देखा होगा पिछले साल में हमने बहुत सारे इश्यूज उठाए हैं, जहां जहां अन्याय देखा है वहां हम गए हैं और आंदोलन भी किए हैं, काफी प्रोग्राम भी किए हैं, चाहे वो किसानों वाले हों, चाहे कोरोना के समय जो राहत का प्रोग्राम था, काफी बड़े पैमाने पे किए हैं। लेकिन ये एक ही क्या कह सकते हैं, इसकी ये एक ही साइड है। इसके नीचे मैंने हमेशा कहा है, शुरू से ही मैं कहती रही हूँ, और मैंने अमेठी रायबरेली में जब चुनाव संचालन किया तब भी मेरा यही अनुभव रहा कि जमीन पर जब तक मजबूत कार्यकर्ता नहीं है तब तक चुनाव लड़ना मुश्किल होता है। इसीलिए इसके साथ साथ ये सारे काम जो हम कर रहे हैं, जो आपको दिख रहे हैं कि हम सड़क पे आ गए हैं या हम विपक्ष बने हैं, इसके अलावा हम साथ साथ संगठन को मजबूत बनाने का बहुत काम कर रहे हैं। और वो काम आपको ऐसे दिखता नहीं है ऊपर से, क्योंकि उसकी बड़ी बातें नहीं होती, उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन लगातार हम उस काम को आस्ते आस्ते कर रहे हैं। और हमारी आशा है कि दिसंबर अंत तक हमारा
तकरीबन 60,000 गांव हैं यूपी में, हर गांव में हमारे कार्यकर्ता खड़े हो जाएं। ये हमारा प्रयास है, ताकि फिर जो आने वाला साल है जिसमें चुनाव 22 में आएगा, तो पूरा जो 21 का साल है उसको हम एक मजबूत संगठन के साथ हम आगे बढ़ पाए। आपने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी कितना रिड्यूस कर दिया, ये ख्याल आपको कहाँ से आया कि इतनी बड़ी थी, इतना बड़ा प्रदेश है, बड़ी कमेटी आपको नहीं लगता था कि केटर करती सभी जोन्स को, आपने छोटा क्यों किया? एक्चुअली क्या हो गया है कि हमारी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, तो तरह तरह के कार्यकर्ता हैं, तरह तरह के नेता हैं पार्टी में। इस जो विचार था कि हम इस कमेटी को छोटा करें, वो इसलिए था कि जो 500 मेंबर की कमेटी थी, एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, तो एक तरह से निष्क्रिय हो गई थी। मतलब लोग बहुत थे उसमें, लेकिन कितना काम, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी जा रही थी, कितनी जवाबदेही थी, वो पता नहीं चल रहा था। और आप खुद सोच सकते हैं कि 500 लोगों की जवाबदेही तय करना कितना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हमने जो एग्जीक्यूटिव है उसको छोटा इसलिए बनाया ताकि जिम्मेदारियां ठीक से बटें और सब अपना प्रभार समझें और सब अपनी जवाबदेही तय हो और सब एक ऑर्गेनाइज फैशन में काम कर सकते हैं। मैंने जो एग्जीक्यूटिव है वो 55 लोगों की है, शुरू में 45 थी, फिर हमने थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन उन 55 लोगों के अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो काम तो उतना ही हो रहा है, मतलब ज्यादा हो रहा है एक्चुअली। मैम, जैसा मैंने कहा ना कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, लोगों में बड़ी जिज्ञासा है उत्तर प्रदेश में ये जानने की कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे चलेगी, क्या आप नहीं चलेगी? बिल्कुल, देखिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, दिल्ली से उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं चल सकती, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश इतना जाती हूँ, इसीलिए जो हमारे प्रयास हैं वो बेसिकली उत्तर प्रदेश में बेस्ड है, दिल्ली में बेस्ड। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में 2022 की मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगी? अगर ये निर्णय होगा और जब ये निर्णय होगा तो आपको पता चल जाएगा। जनता तो चाहेगी कि आप हो जाए जब आप उनकी लड़ाई लड़ रही है सड़कों पे, आगे देखा जाएगा। मैम, आपको हाथरस में मैंने देखा, डीएनडी पे आप उतर गई जब कार्यकर्ताओं पे लाठी हुई। बहुत सालों बाद मैं ऐसी तस्वीर देख रहा था, मैं वहाँ था, आपके मन में नहीं आया कि लाठियां तो आपको भी पड़ सकती थी? नहीं, मेरे मन में नहीं आया। मेरे मन में ये आया कि अगर पड़ेंगी तो ठीक है, लड़ लेंगे हम। आप ऐसे ही जुझारू रूप से लड़ते हुए दिखेंगे? हाँ। मैम, हाथरस में कोर्ट का फैसला आया है, माफ कीजिएगा, ऑब्जर्वेशन आया है, जिसको हम सुबह से अपने चैनल पे दिखा भी रहे हैं। सरकार का पक्ष ये कहता है कि हमने जो बॉडी जलाई उससे पहले परमिशन ली, रजामंदी थी पिता की। परिवार ने वहां जाकर के कोर्ट में कहा कि हमसे कोई रजामंदी नहीं ली गई, हमारी गाड़ी भी बहुत पीछे छूट गई थी, जो किया गया जबरदस्ती किया गया। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। जहां तक मैं जानती हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, जो परिवार कह रहा है वो सच है, क्योंकि जब हम गए वहां तो हमें भी यही कहा, मतलब उन्होंने यही बहुत स्पष्ट तरह से कहा कि न वो उस एम्बुलेंस में कोई परिवार का था और न उनकी सहमति से ये सब किया गया, इन्होंने स्पष्ट कहा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने वहां पर कहा था, उन्होंने ये भी कहा कि मतलब उन्होंने जब बॉडी आइडेंटिफाई की तब पिताजी को अस्पताल में शायद बॉडी दिखाई गई, उसके बाद किसी परिवार वाले ने देखी नहीं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि रेप नहीं हुआ, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक। उनको भी कोर्ट से फटकार पड़ी कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, आपको कानून मालूम है क्या? तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर अब सवाल बड़े गंभीर उठने शुरू हो गए? देखिए, गंभीर सवाल तो उठेंगे ही हर पक्ष से, क्योंकि मामला एक गंभीर मामला है। एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ, उसके परिवार के साथ भी बहुत ही क्रूरता से जो सरकार के एक्शंस रहे उनमें इंसानियत नहीं दिखी, तो सवाल दोनों साइड से उठेंगे। तो सीबीआई जांच कर रही है, देखते हैं उस जांच में क्या निकलता है। फिर सीबीआई, ये मैं पूछना चाहता था मैम कि जब सीबीआई की जांच में एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, महिलाओं पर अत्याचार बहुत हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अधिक हो रहा है यूपी में। हर रोज कोई ना कोई, और ऐसा कोई मतलब इतने जो हमले हो रहे हैं महिलाओं पर, उनकी आपने देखा है, हम सब जानते हैं कि किस तरह के हमले हो रहे हैं। इस बीच महिला को दोषी ठहराना, उसके चरित्र पर सवाल उठाना, ये एक बहुत ही बुरी प्रथा है, ये नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इस देश की हर महिला को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जब आपने भी सीबीआई जांच के जिक्र किया, सीबीआई जांच जब हो रही है, बस एक आखिरी सवाल, तो फिर आप सीएम के जो इस्तीफा मांग रही है उसके लिए क्यों प्रेस कर रही है? सरकार का एक आरोप है जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे
कि जमीन आप धरातल तलाश रही हैं इसलिए आप राजनीति कर रही हैं, वरना दूसरी जगहों पे मैम कि देखिए, मैं किसी के इस तरह के दर्द पर मैं राजनीति नहीं कर सकती, मेरा चरित्र ही नहीं है। अब आप माने नहीं माने, मेरा चरित्र ही नहीं है, मैं कर नहीं सकती। आपको उम्मीद है 2022 को इतनी चोट पहुंची है, जब उस लड़की की माँ मुझसे गले लग के रोई है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं उस पर राजनीति, अपनी राजनीति करूंगी, अपना बढ़ावा करूंगी? मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। सोनभद्र में आपने कहा था मैम, मुझे याद है कि इस तरह के इश्यूज अगर आएंगे, लोगों पे जुल्म होगा, तो मैं सामने आती रहूंगी, भले मुझे जेल में डाल दें। बिल्कुल, मुझे जेल में डाल दें, मुझे लाठी मार दें, मुझे धक्के दें, कुछ भी करें, क्या नहीं किया और कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल पूछ लूं, सबको जिज्ञासा ये जानने की कि राहुल जी पार्टी के अध्यक्ष कब बन रहे हैं, क्योंकि मैम ये भी संगठन से जुड़ा है। बहुत सवाल पूछ रहे हैं हम, ये सवाल आखिरी सवाल है, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी मजबूत होगी तो उसका रिफ्लेक्शन उत्तर प्रदेश तो क्या सभी प्रांतों में देखिए। सवाल का जवाब राहुल जी देंगे आपको जब आप उनका इंटरव्यू लेंगे। मैम की 2022 तक कांग्रेस इस पोजीशन में होगी कि सपा, बसपा, भाजपा, इनका आप एक मजबूत विकल्प होंगी, लोगों को आपको उत्तर प्रदेश में भरोसा होगा? उम्मीद तो पूरी है, कोशिश भी पूरी है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रियंका गांधी वाड्रा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की महासचिव, जिनका कहना है कि पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में साल 2022 से पहले कांग्रेस को इस पोजीशन में खड़ी कर सके कि एक मजबूत विकल्प के तौर पर लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में आ सके। कैमरामैन अजीत चाको के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।